अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नीड ऑफ़ अश्योरेंस के बारे में बताया। फर्स्ट लेक्चर में हमने अश्योरेंस प्रोविजंस के बारे में पढ़ा। सेकंड लेक्चर में हमने वीरा और पीटर की स्टोरी के बारे में पढ़ा। वीरा और पीटर की स्टोरी में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक से ज़्यादा लोग बिज़नेस में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो एम्प्लॉय की शक्ल में, चाहे वो ऑनर की शक्ल में, जैसे वीरा के साथ पीटर जो है वो बिज़नेस में आ गया, तो हमें वहाँ पर अश्योरेंस की ज़रूरत जो है वो पेश आई। सेकेंडली फिर मैंने आपको बताया जी कि सेकेंड लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस की 4 नीड्स ऑफ अश्योरेंस। वो 4 नीड्स ऑफ अश्योरेंस क्या थी कि व्हेन मोर देन 1 पर्सन गेट्स इन्वॉल्व इन द बिज़नेस, फिर अश्योरेंस की ज़रूरत है। सेकेंडली मैंने आपको बताया जब 3 तरह का रिलेशनशिप होगा, अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप और एजेंसी का रिलेशनशिप होगा, तब अश्योरेंस की ज़रूरत होगी। थर्डली मैंने आपको बताया जी कि अगर एक बिज़नेस में स्टेक होल्डर्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर अश्योरेंस की ज़रूरत होगी। तो स्टेक होल्डर्स के बढ़ने के साथ साथ अश्योरेंस की ज़रूरत भी बढ़ती चली जाती है। फोर्थ, मैंने कॉरपोरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि कॉरपोरेशंस में क्योंकि अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर दी जाती है, सारी पावर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स के पास होती हैं। क्योंकि डायरेक्टर्स के पास पावर्स होती हैं, दैट्स वाई डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट करें, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो क्या डायरेक्टर्स कम्युनिकेशन ठीक कर रहे हैं, इम्पार्शियल ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस पर अश्योरेंस चाहिए होगी। और फिर क्या डायरेक्टर शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं कर रहे, मतलब उन्होंने रिस्क पॉलिसीज़ बनाई हैं या नहीं बनाई, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन किया है या नहीं किया, इस हवाले से आपको अश्योरेंस की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, ये जो बार बार हम अश्योरेंस कह रहे हैं जी, हमें अश्योरेंस की ज़रूरत है, तो ये एक्चुअली अश्योरेंस है क्या? तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अश्योरेंस है क्या एंड इट्स प्रोविजंस, और इसकी कौन सी शराइत हैं कि वो शराइत पूरी होंगी तो हम कहेंगे जी ये एक्टिविटी अश्योरेंस है, और अगर वो शराइत पूरी नहीं होंगी तो हम किसी एक्टिविटी को अश्योरेंस नहीं कह सकते। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट नंबर 200 में मेंशन है कि अश्योरेंस के मीनिंग क्या है, क्या स्टेटस है, समझ लें क्या स्टैंडर्ड है किसी एक्टिविटी को अश्योरेंस कहने का, और उसमें कौन कौन से लवाजमात हैं, कौन कौन सी कानूनी शराइत हैं, प्रोविजंस हैं कि अगर वो होंगी तो हम उस एक्टिविटी को, उस अमल को अश्योरेंस कह सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द मीनिंग्स ऑफ अश्योरेंस एंड इट्स प्रोविजंस। मीनिंग्स ऑफ अश्योरेंस, पहले तो आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं कुछ कलर्ड वर्ड्स हैं। ये कलर्ड वर्ड बेसिकली इस डेफिनेशन में से प्रोविजंस को हाईलाइट किया गया है कि अश्योरेंस की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये शराइत, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ये फुलफ़िल होंगे तो हम किसी भी एक्टिविटी को अश्योरेंस कह सकते हैं कि भाई वाकई ये अश्योरेंस है। इस स्लाइड में आप नीचे भी देख रहे हैं कि एक लाइन में लिखा हुआ है जी अश्योरेंस इन जनरल। जनरली अश्योरेंस का मतलब क्या है? जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैं बार बार बड़े आसान लफ्ज़ों में बता रहा था जी, अश्योरेंस का मतलब है तसल्ली देना। कोई थर्ड पर्सन आकर तसल्ली दे दे, वीरा को भी, पीटर को भी, उस एम्प्लॉय को भी, स्टेक होल्डर्स को तसल्ली दे दे। तो ये अश्योरेंस के मीनिंग है जनरली। क्या है जी? द प्रैक्टिशनर सेटिस्फैक्शन एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ मैटर इन्वेस्टिगेटेड। कि जो प्रैक्टिशनर होता है ना, जो अश्योरेंस प्रोवाइडर होता है, प्रैक्टिशनर मतलब जो अश्योरेंस प्रोवाइडर है, वो अपनी तसल्ली बताता है, अपना इत्मीनान बताता है कि उसे किस हद तक इत्मीनान है। रिलायबिलिटी ऑफ मैटर, चीज़ों पर किस हद तक उसे एतमाद है कि ये चीज़ें एतमाद के काबिल हैं। कौन सी चीज़ें? जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, ऑफ मैटर इन्वेस्टिगेटेड। फॉर एग्जांपल वीरा और पीटर में क्लैश इस बात पर आया जी, पीटर को इस बात पर डाउट हो गया कि शायद प्रॉफिट जितना था उतना बताया नहीं जा रहा, या वीरा ने ईमानदारी से काम नहीं किया। तो मैटर क्या है जी? फाइनेंशियल, के माली मामलात के बारे में जो है वो डाउट्स हैं। तो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करवाया जाएगा प्रैक्टिशनर से। वो बताएगा भाई मेरी सेटिस्फेक्शन है, मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ,
कि भाई ये जो मैटर है ये रिलायबल भी है या नहीं है। तो प्रैक्टिशनर अपना लेवल बताता है, मतलब वही बात अगर सिंपल वर्ड्स में हम करें कि वो तसल्ली देता है कि भाई मेरे मुताबिक चीज़ें ठीक हैं, या वो ये कह देता है भाई मेरे मुताबिक चीज़ें ठीक नहीं हैं, ताकि वो डाउट्स जो है ना उनके दरमियान आपस में वो क्लियर हो जाते हैं। मतलब यहाँ तो वीरा को जो पीटर का जो शक होता है वो उसको पता चल जाता है भाई मेरा शक ठीक था, या उसे पता चल जाता है भाई मेरा शक ठीक नहीं था। दोनों तरह से मैटर जो है वो जो डाउट्स होते हैं ना वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमने जनरली एश्योरेंस का मीनिंग पढ़ लिया, द प्रैक्टिशनर सेटिस्फैक्शन एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ मैटर इन्वेस्टिगेटेड। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर 200 उसके मुताबिक अश्योरेंस का मतलब क्या है, कौन सी एक्टिविटी अश्योरेंस कहलाती है। तो सबसे पहले हम अश्योरेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अश्योरेंस की डेफिनेशन है जी, अश्योरेंस इज़ एन एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट है। ये एंगेजमेंट बेटा वो मंगनी वाली नहीं है ये एंगेजमेंट का मतलब है ये एक एग्रीमेंट है। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यही वो प्रोविजंस हैं जो ये फर्स्ट पार्ट जो लेक्चर का उसकी बेस है। अश्योरेंस एक इंगेजमेंट है जहाँ पर वेयर अ प्रैक्टिशनर, जहाँ पर एक प्रैक्टिशनर होगा वो क्या करेगा, एनहांस द कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस एनहांस करेगा। अब कॉन्फिडेंस एनहांस करने का मतलब ये है कि वो या तो डाउट्स जो अराइज हुए थे ना उसके बारे में कॉन्फिडेंस एनहांस करेगा, भाई आपके डाउट बिल्कुल ठीक थे, वाकई वीरा ने ठीक काम नहीं किया। कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पहले डाउट था पीटर को, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, भाई नहीं वाकई जो है ना वो कोई गड़बड़ है, चीज़ें जो है ना वो फेयर नहीं हैं। या इस लिहाज से कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाता है कि वो जो प्रैक्टिशनर है वो कहता है भाई नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ट्रू एंड फेयर, कोई घपला नहीं किया गया, कोई बेईमानी नहीं की गई, कोई चीज़ें मिस स्टेट नहीं की गई, मैनिपुलेट नहीं की गई, मिस अप्रोप्रिएट नहीं किया गया, चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया। तो दोनों तरह से कॉन्फिडेंस एनहांस होता है। तो अश्योरेंस क्या है, एक एंगेजमेंट है जहाँ पर प्रैक्टिशनर होगा वो कॉन्फिडेंस को एनहांस करेगा। किसके कॉन्फिडेंस को, इंटेंडेड यूज़र्स के कॉन्फिडेंस को। अब इंटेंडेड यूज़र्स कौन है, हर वो पार्टी जो कंसर्न्ड है। जैसा कि वीरा और पीटर की स्टोरी में वीरा भी कंसर्न है कि पता नहीं एम्प्लॉय ने ठीक काम किया या नहीं किया, पीटर भी कंसर्न है कि पता नहीं वीरा ने और एम्प्लॉय ने ठीक काम किया या नहीं किया। एम्प्लॉय भी कंसर्न है कि वो देखे भाई कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ठीक है या नहीं, ताकि वो उस हवाले से कंपनी से अपनी सैलरी बढ़ाने के हवाले से, बेनिफिट्स के हवाले से डिमांड कर सके, या उस पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है एम्प्लॉय पर वो उसके बारे में जो है वो चाहता है कि उसे बताया जाए, उसका कॉन्फिडेंस एनहांस किया जाए। तो अश्योरेंस क्या हुई जी, एक एंगेजमेंट है जहाँ पर एक प्रैक्टिशनर होगा वो कॉन्फिडेंस एनहांस करेगा इंटेंडेड यूज़र्स का। सिंपल वर्ड्स में इंटेंडेड यूज़र्स का मतलब है ऑल स्टेक होल्डर्स जो कंसर्न्ड होते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस एनहांस करना एंगेजमेंट है, प्रैक्टिशनर होगा वो कॉन्फिडेंस एनहांस करेगा इंटेंडेड यूज़र्स का। किसके बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में। सब्जेक्ट मैटर मतलब वो मौजू है, वो इशू है, वो स्टेटमेंट है, वो टॉपिक है जिसके बारे में क्लैश अराइज हुआ था, जिसके बारे में एक दूसरे पर डिसट्रस्ट किया गया था, जिसके बारे में पीटर को डाउट था, वीरा को डाउट था, या एम्प्लॉय को डाउट था। सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो सकता है। देखिए, हो सकता है पीटर को इस बात पर एतराज़ हो कि वीरा शॉप जो है ना वो स्टॉल लेट खोलती है और जल्दी बंद कर देती है। सब्जेक्ट मैटर क्या है जी, टाइमिंग, कि भाई क्या वो टाइम देती भी है प्रॉपरली या नहीं। या सब्जेक्ट मैटर ये भी हो सकता है कि पीटर को इस बात पर एतराज़ है भाई वीरा जो है ना वो एक्सपेंसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कर रही है, वो ख्याल नहीं करती भाई एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, वो एक्सपेंसेस के बारे में उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपेंसेस की इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर है जिसके बारे में डाउट है, आपस में इख्तलाफ है। दोबारा मैं रीड आउट करता हूँ जी, एश्योरेंस क्या है, एक एंगेजमेंट है जहाँ पर एक प्रैक्टिशनर होगा वो इन्हांस करेगा कॉन्फिडेंस इंटेंडेड यूज़र का। किसके बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में। कैसे, बाय अप्लाइंग क्राइटेरिया,
क्राइटेरिया को अप्लाई करके, एक स्टैंडर्ड को अप्लाई करके। देखिए आप फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम देते हैं, क्विज़ देते हैं, वो क्विज़ चेक होता है ना, एक स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड टीचर्स का लेक्चर हो सकता है, वो स्टैंडर्ड एक स्लाइड्स हैं, वो हैंड आउट्स हैं जो टीचर ने आपको प्रोवाइड किए हैं, या वो लेक्चर है जो टीचर ने आपको दिया है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक चेक किया जाएगा कि भाई क्या जो एक्चुअल वर्किंग है वो उस क्राइटेरिया, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। तो जब भी चीज़ों को चेक किया जाता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है, क्राइटेरिया होता है जिसके मुताबिक चेक किया जाता है। तो अश्योरेंस में हमेशा जब सब्जेक्ट मैटर को चेक किया जाएगा तो किसी स्टैंडर्ड को सामने रख कर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई जाती हैं। फिर उसमें कंपनीज़ एक्ट, उसके मुताबिक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इम्पैक्ट्स होते हैं। इसी तरह अगर सब्जेक्ट मैटर आपका ऑपरेशंस हैं, मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, अगर सब्जेक्ट मैटर वो है तो उसके मुताबिक क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए हर बिज़नेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशंस होते हैं, जैसे बैंक के ऑपरेशंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कंपनीज़ एक्ट भी है, बैंकिंग कंपनीज़ ऑर्डिनेंस भी है 1962। फिर स्टेट बैंक के जो SOPs हैं, स्टेट बैंक के जो रेगुलेशंस हैं बैंकों के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए, स्केजुअल बैंक्स के लिए, वो भी क्राइटेरिया हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग चेक किया जा सकता है कि ये बैंक उस क्राइटेरिया के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं। तो क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पर ये है जी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये तो हो गई अश्योरेंस की डेफिनेशन। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। ये अश्योरेंस क्या है, एक ऐसी एंगेजमेंट है जहाँ पर एक प्रैक्टिशनर होगा, वो कॉन्फिडेंस इन्हांस करेगा इंटेंडेड यूज़र्स का सब्जेक्ट मैटर के बारे में बाय अप्लाइंग द क्राइटेरिया को अप्लाई करके। देखें ये हाईलाइटेड, अगर आप पॉइंट्स काउंट करें तो ये हाईलाइटेड टोटल 6 पॉइंट्स हैं। एंगेजमेंट, प्रैक्टिशनर, एनहांस द कॉन्फिडेंस, इंटेंडेड यूज़र, सब्जेक्ट मैटर एंड क्राइटेरिया। ये 6 ही वो शराइत हैं, वो प्रोविजंस हैं जो अश्योरेंस में होना ज़रूरी हैं। अगर इन 6 में से कोई एक भी मिसिंग होगा तो ISA स्टैंडर्ड नंबर 200 के मुताबिक दैट एक्टिविटी इज़ नॉट कॉल्ड अश्योरेंस। उसको हम अश्योरेंस नहीं कह सकते, उसको हम कुछ भी और कह सकते हैं लेकिन अश्योरेंस नहीं कह सकते। अश्योरेंस में ये 6 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर एग्रीमेंट नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है, तो बाकी सारे बेशक एक्ट्स जो हैं वो परफॉर्म किया जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट कॉल्ड अश्योरेंस। जब तक भाई कंपनी में और अश्योरेंस प्रोवाइडर में एग्रीमेंट ही नहीं होगा तब तक उस एक्टिविटी को अश्योरेंस नहीं कहा जाएगा। एग्रीमेंट मतलब उन्होंने तय ही नहीं किया, किसी ने एक दूसरे को ऑफ़र ही नहीं की, दूसरे ने एक्सेप्ट ही नहीं की, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। हाँ, फिर दूसरी बात प्रैक्टिशनर का होना ज़रूरी है। देखें प्रैक्टिशनर कहते हैं नॉलेजेबल पर्सन को, भी हम इसकी डिटेल भी पढ़ते हैं। जब तक कोई प्रैक्टिशनर चेक करने वाला अश्योरेंस प्रोवाइडर नहीं होगा तब तक कोई एक्टिविटी अश्योरेंस नहीं कहलाई जा सकती। फिर है एनहांस द कॉन्फिडेंस। भाई जब वो अश्योरेंस प्रोवाइडर जब तक कॉन्फिडेंस एनहांस नहीं ना करेगा, कॉन्फिडेंस कैसे एनहांस होगा, वो अश्योरेंस प्रोवाइडर अपनी राय देगा, तसल्ली देगा, अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बताएगा। अगर वो खामोशी से चला जाएगा तो कॉन्फिडेंस ही एनहांस ना हुआ, ना वीरा को कुछ पता चला, ना पीटर को पता चला, तो फिर ये एक्टिविटी का क्या फ़ायदा हुआ। तो कॉन्फिडेंस भी एनहांस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस एनहांस कैसे होता है कि वो अश्योरेंस प्रोवाइडर जो है वो अपनी राय देता है, अपनी ओपिनियन बताता है। देन सब्जेक्ट मैटर, भाई जिसके बारे में आपने अश्योरेंस लेनी है वो सब्जेक्ट मैटर प्री डिफाइंड होना चाहिए। ये ना हो कि आप पीटर जो है वो चाहता है फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में अश्योरेंस, और जो वो अश्योरेंस प्रोवाइडर आया वो ऑपरेशंस के बारे में दे जाए, टाइमिंग के बारे में दे जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बता जाए। भाई कंसर्न सब्जेक्ट मैटर डिसाइडेड होना चाहिए, भाई ये सब्जेक्ट मैटर है जी हमारा। फिर इंटेंडेड यूज़र, वही स्टेक होल्डर होंगे, मतलब अगर कोई स्टेक होल्डर ही नहीं है तो फिर अश्योरेंस की क्या ज़रूरत है जी। आप अकेले ही एक बिज़नेस चला रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ आपके कंट्रोल में हैं, ना आपका छोटा सा बिज़नेस है, ना आपको गवर्नमेंट पूछती है, ना आपका कोई, ना आपने किसी से कोई जगह किराए पर ली हुई है, आपकी अपनी शॉप है, उस पर आप अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस कर रहे हैं, किसी को आप जवाबदेह नहीं हैं, ना आपने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, इंटेंडेड यूज़र्स ही नहीं है, तो फिर अश्योरेंस सर्विस लेकर आपने किसके लिए एश्योरेंस सर्विस लेनी है। तो इंटेंडेड यूज़र्स का होना ज़रूरी है। और फिर लास्ट पे क्राइटेरिया जब तक नहीं डिफाइंड होगा आप चीज़ों को चेक नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि चीज़ें अप टू द मार्क हैं या नहीं हैं।
तो ये बड़ा ज़रूरी है जी, हम क्राइटेरिया सेट करें, क्राइटेरिया अवेलेबल हो जिसके अकॉर्डिंगली चेक किया जाए कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये तो हो गया मीनिंग्स ऑफ एश्योरेंस, एश्योरेंस की डेफिनेशन ISA 200 के मुताबिक। इसी में ये हाईलाइटेड पॉइंट्स जो 6 पॉइंट्स हैं, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि इन हर वर्ड्स के डिटेल मीनिंग ISA 200 में क्या लिखे हुए हैं। तो ये डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सबसे पहला पॉइंट है जी इस मीनिंग ऑफ एश्योरेंस में, जो एश्योरेंस की शर्तें हैं, पहली शर्त है जी एंगेजमेंट। हम अब एंगेजमेंट को डिस्कस करते हैं। एंगेजमेंट का मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, देखें ऊपर हेडिंग भी दी हुई है जी, एश्योरेंस प्रोविजंस हैं, एश्योरेंस की शर्तें हैं कि ये शराइत पूरी होंगी तो हम एक एक्टिविटी को एश्योरेंस कह सकते हैं, वरना एश्योरेंस नहीं कह सकते। तो ये 6 शराइत जैसे मैंने आपको बताई, एंगेजमेंट, प्रैक्टिशनर, इन्हांस द कॉन्फिडेंस, इंटेंडेड यूज़र्स, सब्जेक्ट मैटर्स एंड क्राइटेरिया। तो सबसे पहले जी एंगेजमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एंगेजमेंट का मतलब वो मंगनी नहीं है जिसको सुनकर अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो खुश हो जाते हैं, ये वो नहीं है। एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पर ये जी एग्रीमेंट बिटवीन बिजनेस एंड एश्योरेंस प्रोवाइडर, एश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले और बिज़नेस के दरमियान एक एग्रीमेंट होगा, एक मुआहिदा होगा, जिसमें बिज़नेस का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा या रिस्पॉन्सिबल पर्सनस होंगे वो एश्योरेंस प्रोवाइडर को बाकायदा ऑफ़र देंगे कि भाई हमें अपने बिज़नेस की एश्योरेंस करवानी है, आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होगा। वो रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, जिसमें वो तय करेंगे भाई हमें किस सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपकी राय चाहिए, आपकी ओपिनियन चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन ये हो गई जी, एक एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन बिजनेस एंड एश्योरेंस प्रोवाइडर। अगर ये एग्रीमेंट नहीं है तो देयर इज़ नो एश्योरेंस। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई जी एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब एग्रीमेंट। सेकंड कंडीशन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रैक्टिशनर। देखिए प्रैक्टिशनर का वर्ड यहाँ पर एक पर्सन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता था डेफिनेशन में, पीपल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता था, कोई इंडिविजुअल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन ऑर्डिनेंस में बड़े ब्रीफली जो डिस्कशंस हैं वो की जाती हैं। तो प्रैक्टिशनर का मतलब है जिसके पास रेलेवेंट नॉलेज हो और वो किसी काम को एज अ प्रोफेशन उसने अडॉप्ट किया हो। तो प्रैक्टिशनर का मतलब है जिसके पास रेलेवेंट नॉलेज होगा बिज़नेस के बारे में भी और एश्योरेंस प्रोवाइड कैसे करनी है, एश्योरेंस एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है उसके बारे में भी। जैसे लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं, पहले वो LLB करते हैं, LLM करते हैं, लॉ का नॉलेज हासिल करते हैं, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशनली उस फील्ड को ज्वाइन करते हैं, देन उनको लाइसेंस दिया जाता है, फिर वो इस काबिल होते हैं भाई लोगों के केसेस लड़ सकें। तो प्रैक्टिशनर का मतलब ये है नॉलेजेबल पर्सन हो, एक ऐसा कोई भी पर्सन नहीं, नॉलेजेबल पर्सन जिसके पास नॉलेज हो किसके बारे में, बिज़नेस के बारे में भी, जिसके बारे में उसने एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। अगर वो नॉलेजेबल है लेकिन वो बिज़नेस के बारे में नॉलेज नहीं रखता, एक डॉक्टर है जी वो हम कहते हैं नॉलेजेबल पर्सन है, एक वकील है जी वो लॉ का नॉलेज रखता है, लॉ का प्रैक्टिशनर है। भाई हमें बिज़नेस के बारे में एश्योरेंस लेनी है ना, तो उस प्रैक्टिशनर के पास बिज़नेस से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। देन सेकेंडली एंड उसके पास बिज़नेस का नॉलेज भी होना चाहिए और हाउ टू प्रोवाइड एश्योरेंस, और ये भी नॉलेज होना चाहिए भाई कि एश्योरेंस प्रोवाइड कैसे करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग सीख रहे हैं, ये सब्जेक्ट आपको ये सिखा रहा है बिज़नेस के बारे में। तो देखें आपने काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, ये सब्जेक्ट आपको सिखा रहा है भाई एश्योरेंस कैसे प्रोवाइड करनी है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि बाय द एंड ऑफ दिस सिलेबस आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता होगा भाई एश्योरेंस कैसे प्रोवाइड करनी है। बाकायदा आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे, आप टेस्ट देंगे, तो आपको ये फ़ील होगा भाई वाकई ये जो जॉब्स आई है ना आपसे रिलेटेड, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो प्रैक्टिशनर का होना ज़रूरी है जी। सेकंड कंडीशन है जी प्रैक्टिशनर वो जो नॉलेजेबल पर्सन होता है जिसके पास बिज़नेस के बारे में भी नॉलेज होता है और एश्योरेंस के बारे में भी नॉलेज होता है। तो ये 2 कंडीशन हो गई जी। जैसे हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन में कि 6 पॉइंट्स हैं जी, 6 प्रोविजंस हैं। एंगेजमेंट का होना ज़रूरी है, प्रैक्टिशनर का होना ज़रूरी है, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है जी एनहांस द कॉन्फिडेंस, थर्ड पॉइंट है एनहांस द कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस जैसे मैंने पहले बताया एनहांस कैसे होता है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, जो प्रैक्टिशनर है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, वो आपको तसल्ली दे बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और बाय रिटन स्टेटमेंट नैरेटिव फॉर्म में, वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बताए जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, वो क्लैरिफाई करे, जो एम्बिग्यूअस चीज़ें हैं ना, जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्टांस ऑफ कंसर्न पार्टीज़, वो जो स्टांस उन्होंने बनाया हुआ है, जो उनके माइंड में डाउट है या जो वो जानना चाहते हैं, जैसे बैंक लोन अगर दे रहा है ना आपको, तो वो जानना चाहता है, वो एश्योरेंस इस वजह से चाहता है, वो जानना चाहता है भाई आपके बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी क्या है, आपके बिज़नेस की लिक्विडिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, सॉल्वेंसी क्या है, क्या आप डेट को रीपे कर सकते हैं, वो ये जानना चाहता है। तो उसका स्टांस क्या है, कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन। तो वो एश्योरेंस क्रेडिटर्स क्रेडिटर स्टेक होल्डर है, वो करवाना चाहते हैं जी आपकी एश्योरेंस, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि उनका जो स्टांस है ना आपकी सॉल्वेंसी के बारे में वो क्लियर हो जाए, या वो एक्सेप्ट हो जाए, मतलब आपका स्टांस सारी कंपनी सॉल्वेंट है, तो इससे भी कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाएगा। या वो एश्योरेंस प्रोवाइडर कह दे भाई नहीं कंपनी सॉल्वेंट नहीं है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन वीक है, तो इससे भी उनका स्टांस है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो एनहांस हो जाएगा, वो लोन नहीं देंगे। तो डाउट्स का क्लियर हो जाना या किसी पॉइंट का, किसी स्टांस का एक्सेप्ट हो जाना या रिजेक्ट हो जाना, दैट एनहांसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ कंसर्न पार्टीज़ जैसे मैंने बताया स्टेक होल्डर्स हैं, वो वीरा भी है, वो एम्प्लॉय भी है, वो पीटर भी है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ भी हैं, जनरल पब्लिक भी है, डेटर्स भी हैं, क्रेडिटर भी हैं, कोई भी जिसका कॉन्फिडेंस एनहांस होगा। और कॉन्फिडेंस एनहांस होने का मतलब है जी कि एम्बिग्यूअस कंडीशन जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये थर्ड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी जी? फर्स्ट कंडीशन क्या थी जी? एश्योरेंस में सबसे पहले एक एंगेजमेंट होनी चाहिए, सेकेंडली प्रैक्टिशनर होना चाहिए, थर्ड कॉन्फिडेंस एनहांस होना चाहिए। किसका? इंटेंडेड यूज़र्स का। इंटेंडेड यूज़र्स वो जो इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको उस बिज़नेस के मैटर्स के बारे में कंसर्न है, जिनको बिज़नेस से फ़र्क पड़ता है, उसके ऑपरेशन से फ़र्क पड़ता है, बिज़नेस अफेयर से रिलेटेड हैं वो लोग। बिज़नेस का सक्सेसफुल होना, बिज़नेस में बिज़नेस के ऑपरेशंस का फेयर होना या अनफेयर होना, इससे उनको इफ़ेक्ट होगा। जैसे हमने स्टेक होल्डर्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में जब हम एश्योरेंस की नीड के बारे में पढ़ रहे थे। तो इंटेंडेड यूज़र्स कौन है? हु आर कंसर्न विद द मैटर ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस, उनको हम क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स कहते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो जानना चाहता है बिज़नेस के बारे में, वो भी इंटेंडेड यूज़र है, वो जानना चाहता है बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, डिविडेंड पॉलिसी के बारे में, कंपनी के रिटर्न्स के बारे में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो क्रेडिटर जिसने लोन देना है, जिसने क्रेडिट पर आपको चीज़ें सेल करनी है, वो भी जानना चाहता है बिज़नेस के बारे में। तो ये सारे इंटेंडेड यूज़र्स हैं। तो एश्योरेंस प्रोविजन में क्या होगा जी? एक एंगेजमेंट होगी जिसमें इंटेंडेड यूज़र्स का कॉन्फिडेंस एनहांस किया जाएगा। कौन करेगा जी? प्रैक्टिशनर करेगा। तो ये फोर्थ प्रोविजन हो गई जी। फिफ्थ प्रोविजन जैसे देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूज़र्स अबाउट सब्जेक्ट मैटर। देखिए हम ऑडिट के बारे में नहीं पढ़े, मैंने अभी तक आपको ऑडिट के बारे में नहीं बताया। बेशक आपका सब्जेक्ट एडवांस ऑडिट है, लेकिन अभी हमने बात शुरू किया एश्योरेंस की, कि एश्योरेंस में जिसमें जो इंडिपेंडेंट नॉलेजेबल पर्सन है वो तसल्ली देता है, कॉन्फिडेंस एनहांस करता है सब्जेक्ट मैटर के बारे में। ये जो एश्योरेंस है ना, ये किसके बारे में ली जा सकती है? तो जिसके बारे में ली जाएगी उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। In the agreement of assurance, subject matter is of 4 types। भाई आप इन 4 ISA 200 के मुताबिक आप इन 4 सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में इंडिपेंडेंट पर्सन की अश्योरेंस ले सकते हैं। वो 4 सब्जेक्ट मैटर्स
ISA 200 के मुताबिक कौन कौन से हैं जी। नंबर 1, आप फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में अश्योरेंस ले सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जी। आप प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, एसेट्स की अमाउंट के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में, इक्विटी कैपिटल की अमाउंट के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, रेवेन्यू के बारे में अश्योरेंस ले सकते हैं कि भाई क्या प्रॉफिटेबिलिटी जो बताई जा रही है वो ठीक है या नहीं। इसी तरह एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़, इनकी अमाउंट्स के बारे में, वो अमाउंट्स डॉलर्स में हों, रुपीज़ में हों, आप इन अमाउंट्स के बारे में अश्योरेंस ले सकते हैं किसी इंडिपेंडेंट पर्सन की कि वो अकाउंट्स को चेक करे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने के बाद आपको अश्योरेंस दे दे भाई कि ये जो अमाउंट्स हैं, ये स्टेटेड अमाउंट जो हैं, ये मिस स्टेट तो नहीं की गई, ये गलत बयानी तो नहीं की जा रही इनको लिखने में, इनको मैनिपुलेट तो नहीं किया गया, इनमें कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया। तो सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल भी हो सकता है अश्योरेंस में। हम ऑडिट के बारे में बात नहीं कर रहे, अश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें थर्ड पर्सन जो है वो तसल्ली दे देता है। ये जो सब्जेक्ट मैटर है अश्योरेंस में, ये नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल नॉन फाइनेंशियल जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट शेयर के बारे में कि आपका मार्केट शेयर कितने % है, आउटपुट यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। फाइनेंशियल हम कहते हैं जो अमाउंट्स में हो, नॉन फाइनेंशियल जो चाहे क्वांटिटी में है या नैरेटिव फॉर्म में है, उसको हम कहते हैं ये नॉन फाइनेंस। आउटपुट यूनिट्स के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए, कितने होने चाहिए थे, कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, कितने आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। अब अगर हम कहें कितने रुपए का या कितने डॉलर का रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, वो आ जाएगा फाइनेंशियल में। हम कह रहे हैं आउटपुट यूनिट्स कितनी तादाद में, कितने केजी इनपुट यूज़ किया गया, उससे कितना आउटपुट यूनिट्स बनाए गए। कस्टमर कंप्लेंट्स कितनी आई, कस्टमर कंप्लेंट्स नॉन फाइनेंशियल मैटर है कि आप कस्टमर कंप्लेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, अश्योरेंस चाहते हैं कि भाई कस्टमर किस किस्म की कंप्लेंट कर रहा है और कंपनी का क्या रिप्लाई है, कंपनी कस्टमर की कंप्लेंट को कैसे एड्रेस कर रही है। तो सब्जेक्ट मैटर नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर प्रोसेसेस के बारे में, कंपनी के बिजनेस के प्रोसेसेस के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में हो सकता है कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, परचेज का सिस्टम कैसा है, सेल्स कैसे की जा रही है, कैश कैसे हैंडल किया जा रहा है, इसी तरह प्रोडक्शन कैसे हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स का सिस्टम कैसा है, कंपनी हायरिंग कैसे करती है, फायरिंग कैसे करती है, रिवॉर्ड्स कैसे दिए जाते हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब होल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस सिस्टम के तहत ऑर्गेनाइजेशन चलाई जा रही है, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन चलाई जा रही है। तो आप अश्योरेंस ले सकते हैं प्रोसेसेस के बारे में भी कि क्या कंपनी अपने प्रोसेसेस को रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हैं भाई अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मेरिट बेस पे हो रही हैं या नहीं हो रही, दैट इज़ प्रोसेसेस के। आप सब्जेक्ट मैटर आपका प्रोसेसेस है। आप जानना चाह रहे हैं भाई जो परचेजिंग की जा रही है ये कंपनी के बनाए हुए रूल्स के मुताबिक की जा रही है। फॉर एग्जांपल टेंडर पहले दिया जाता है या नहीं दिया जाता, फिर टेंडर की जो डेट होती है वो टेंडर न्यूज़पेपर पर एडवर्टाइज़ किया जाता है या नहीं किया जाता, फिर जो बिड्स आती हैं किस बिड को एक्सेप्ट किया जाता है, किसको रिजेक्ट किया जाता है, इसके बारे में जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर जो है वो प्रोसेस हो सकता है, कंपनी का सिस्टम हो सकता है कि कैश कैसे हैंडल किया जा रहा है, कैश कैसे डेटर से रिसीव किया जाता है, कैश सेल से रिसीव किया जाता है, उसको ऑफिस में रखा जाता है या बैंक में जमा करवा दिया जाता है, कौन बैंक में जमा करवाने का ज़िम्मेदार होता है, उसकी मिस एप्रोप्रिएशन को कैसे जो है वो इंश्योर किया जाता है कि मिस एप्रोप्रिएशन ना की जाए। यहाँ तक कि हर सिस्टम, हर ऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है आप उसके बारे में एश्योरेंस ले सकते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक है या नहीं है, कंपनी के बताए गए कवानीन के मुताबिक है या नहीं है। सब्जेक्ट मैटर की लास्ट टाइप है जी बिहेवियर। आप कंपनी के बिजनेस के बिहेवियर के बारे में एश्योरेंस ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर बिहेवियर भी हो सकता है। बिहेवियर का मतलब ये है कि क्या कंपनी, क्या बिज़नेस जो रेलेवेंट लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। जैसे लिखा हुआ है कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल कॉरपोरेशन है पाकिस्तान में, तो कॉरपोरेशंस के लिए लाजमी है पाकिस्तान में कि वो कंपनीज एक्ट 2017 को भी फॉलो करें, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करें, और कॉरपोरेशन जो हैं वो SCCP
जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके बनाए गए कवानीन को भी फॉलो करें। तो बिहेवियर के बारे में आप जान सकते हैं कि कंपनी का जो कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो कंपनी को रेलेवेंट लॉज के मुताबिक चला रही है या नहीं। देखिए, रेलेवेंट लॉज के मुताबिक कंपनी चलती रहेगी, बिज़नेस ऑपरेट होता रहेगा, तो कंपनी के लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होंगी, कोई लॉ सूट नहीं करेगा, कंपनी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं करेगा, कंपनी किसी अनहैपनिंग्स में, किसी अनवांटेड केसेस में कंपनी जो है वो इंडल्ज नहीं होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी रेलेवेंट लॉज को, अगर फूड डिपार्टमेंट ने लॉ बनाया तो उसको फॉलो किया जाए, अगर टैक्स के रूल्स कवानीन हैं, टैक्स ऑर्डिनेंस है, टैक्स की जो रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो किया जाए। इस बारे में भी आप अश्योरेंस ले सकते हैं कि क्या कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी को जो रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक चला रही है या नहीं चला रही। तो सब्जेक्ट मैटर जैसा कि मैंने पहले बताया था 4 टाइप्स का हो गया जी, जिसके बारे में एश्योरेंस ली जा सकती है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, आप एश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप इन चारों के बारे में ले सकते हैं। पीटर कह सकता है भाई मुझे फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में भी एश्योरेंस चाहिए, मुझे नॉन फाइनेंशियल के बारे में भी चाहिए, प्रोसेसेस के बारे में भी चाहिए, बिहेवियर के बारे में भी चाहिए। जिस तरह आप मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो आप शॉपकीपर को बता सकते हैं भाई मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा। इसी तरह जब आप एश्योरेंस प्रोवाइडर के पास जाएंगे, उसे बताएंगे भाई मुझे ये सर्विसेज चाहिए, तो वो उस हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। तो बहरहाल ISA 200 के मुताबिक आप एश्योरेंस जो है वो इन 4 सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था जी कि एश्योरेंस की 6 प्रोविजंस हैं। सबसे पहले एश्योरेंस में एक एंगेजमेंट होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर होना चाहिए जो इन्हांस करेगा कॉन्फिडेंस इंटेंडेड यूज़र्स का। सब्जेक्ट मैटर के बारे में किस तरह, बाय अप्लाइंग क्राइटेरिया को अप्लाई करके। तो अब हम लास्ट जो प्रोविज़न है एश्योरेंस की उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ क्राइटेरिया। अगर आप कंपनी को ले लें, बिज़नेस को ले लें, तो जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर को चेक किया जाता है। वो फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर हो, नॉन फाइनेंशियल हो, प्रोसेसेस हों या बिहेवियर्स हों। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है जी, सेट ऑफ स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू विच सब्जेक्ट मैटर इज़ इवेल्यूएटेड। क्राइटेरिया का मतलब ये है वो स्टैंडर्ड है, वो म्यार है, वो प्री डिफाइंड रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट मैटर को इवेल्यूएट किया जाता है कि क्या सब्जेक्ट मैटर जो है इन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं। तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, इसके बारे में राय दे देगा कि भाई आपका जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, कितने % है और कितने % नहीं है, कहाँ कहाँ पर वायलेशन की जा रही है क्राइटेरिया की, रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स की। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स लिखे हैं। अब ये स्टैंडर्ड जाहिर सी बात है सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से होंगे। देखें, अगर तो सब्जेक्ट मैटर आपका फाइनेंशियल है तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखा जाएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को देखा जाएगा, कंपनीज एक्ट को देखा जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को देखा जाएगा। अगर सब्जेक्ट मैटर प्रोसेसेस हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी का जो प्रोसेस है, कंपनी को जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखे होते हैं और आर्टिकल्स में लिखे होते हैं। तो कंपनी के प्रोसेसेस को मेमोरेंडम और आर्टिकल के मुताबिक चेक किया जा सकता है। इसी तरह अगर सब्जेक्ट मैटर जो है वो बिहेवियर के बारे में है, रेलेवेंट लॉज को फॉलो करने के हवाले से, तो फिर क्राइटेरिया क्या हो सकता है, टैक्स लॉज, फूड डिपार्टमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट के SOPs, गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स गवर्नमेंट ने बताए हुए। जैसे आजकल आप देख लें गवर्नमेंट कंपनीज़ को SOPs बनाकर दे रही है भाई कि आपने इसके मुताबिक अपनी इंडस्ट्री को खोलना है, बिज़नेस चलाने हैं इतने बजे से इतने बजे तक। तो जाहिर सी बात है कंपनी का बिहेवियर चेक करना होगा भी कंपनी क्या रेलेवेंट लॉज को फॉलो कर रही है या नहीं। इसी तरह ISO रिक्वायरमेंट्स है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ISO सर्टिफिकेशंस देती है, ISO 2000, ISO 2001, ISO 6000, ये जो सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनी है इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई कंपनी इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगी तो इन्हें सर्टिफिकेशंस मिलेंगी। तो ये वो क्राइटेरियाज़ हैं जो डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट मैटर पर। जैसा सब्जेक्ट मैटर होगा उसके अकॉर्डिंगली वैसा क्राइटेरिया
चेक कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एडवांस ऑडिट का पेपर देते हैं तो एडवांस ऑडिट के जो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, जो स्लाइड्स दिए जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका पेपर चेक होगा। इसी तरह आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर देंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टीचर ने आपको जो बुक रेफ़र की होगी या जो आपको क्लास में सोल्यूशन करवाए होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका पेपर चेक होगा। तो सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हम इवैल्यूएशन कर ही नहीं सकते। तो क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है वो सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट किया जाता है, परखा जाता है, फिर उसके मुताबिक जो है वो एश्योरेंस प्रोवाइडर अपनी जो है वो एश्योरेंस प्रोवाइड कर देता है। तो आज के लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया भाई एश्योरेंस जो है उसके मीनिंग क्या है, उसकी कौन कौन सी प्रोविजंस हैं, उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। तो ये 6 प्रोविजंस थी जो एश्योरेंस में होना ज़रूरी थी। जब तक ये 6 प्रोविजंस नहीं होंगी तब तक जो है वो हम किसी एक्टिविटी को एश्योरेंस नहीं कह सकते। तो ये एंड है जी फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज़ लेक्चर। पहले हिस्से का यहाँ तक बेटा एंड हो चुका है। आप लोग इसको अच्छी तरह सुने समझें। मैं इसकी स्लाइड्स भी आपको सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। सेकंड पार्ट हम इंशाल्लाह ताला कुछ ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। तो जैसा कि हमने अब तक एश्योरेंस के बारे में, एश्योरेंस की नीड के बारे में पढ़ लिया है, एश्योरेंस और उसकी प्रोविजंस के बारे में पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमें एश्योरेंस की ज़रूरत है तो हम मार्केट में जाएंगे और एश्योरेंस ढूंढेंगे कि कौन सी शॉप से एश्योरेंस मिलेगी। तो जब हम एक ऑफिस में जाएंगे जिनके बाहर लिखा होगा भाई हमें एश्योरेंस सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, तो हम उनसे पूछेंगे ना कि भाई आप कौन सी एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो एश्योरेंस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कि ये जो एश्योरेंस है ये मार्केट में कितनी तरह की अवेलेबल है, एश्योरेंस हम कितनी तरह की मार्केट से ले सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ताकि आप एज अ बिज़नेस मैनेजर भी ये डिसाइड कर सकें कि एश्योरेंस की कौन सी सर्विस आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिहाज से सूटेबल होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे एश्योरेंस के डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों, अल्लाह ताला हम सब के निगहबान हों, अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।